नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं केस स्टडीज। तो बच्चों, केस स्टडीज का वीडियो आपका दो पार्ट में बनेगा। एक पार्ट में आपके शुरू के दो चैप्टर्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट होंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हमारे बाद के तीन चैप्टर्स यानी बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आएंगे। तो शुरू करते हैं। अब केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि केस स्टडीज कभी भी सॉल्व करनी है तो वो एक्सप्लेनेशन टेक्निक के साथ साथ उसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक काम आती है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक मतलब आप लोग अगर जब खुद क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा केस स्टडीज जल्दी बेटर वे में समझ में आएगी। तो आज का वीडियो हम उसी फॉर्मेट में बनाएंगे जिससे आपको खुद को क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। ओके तो बच्चों देखते हैं पहली केस स्टडी। पहली केस स्टडी में क्या लिखा? अजय इज वर्किंग एज ए सुपरवाइजर इन एके लिमिटेड। नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज वर्किंग। स्टेट एनी 4 फंक्शंस ही विल परफॉर्म एज सुपरवाइजर इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे बच्चों सुपरवाइजर की बात हो रही है, और सुपरवाइजर कौन से मैनेजरियल लेवल पे आता है? वो आता है हमारे लोअर लेवल पे। तो यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट आंसर होगा, और इसके फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट के हमें 4 फंक्शंस बताने। देन हमारे पास नेक्स्ट है Mac Limited's target is to produce 10,000 shirts per month at a cost of rupees 100 per shirt. The production manager achieved this target at a cost of rupees 90 per shirt. Do you think the production manager is effective? Give any one reason in support of your answer. तो बात यहाँ पे है कि यहाँ पे 10,000 शर्ट्स बनाने का हमें टारगेट मिला है, 10,000 शर्ट्स का, और 100 रुपये पर शर्ट कॉस्ट पे बनाना है। तो इसने प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट अचीव भी किया, और कितने पे किया? सिर्फ 90 रुपये पर शर्ट पे। तो यहाँ पे टारगेट कंप्लीट किया है, अचीव पूरा किया है टाइम के अंदर अंदर, तो यानी ये इफेक्टिव है। यस, ही इज़ इफेक्टिव। और साथ साथ में अगर आप कॉस्ट पे ध्यान देंगे तो 100 से कम ही कॉस्ट आई है, 90 रुपये आई है, यानी ये इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव के साथ साथ ये एफिशिएंट भी है। बच्चों अभी ये छोटी केस स्टडीज़ जो हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, तो छोटे क्वेश्चंस तो मैं डायरेक्टली पूरा केस से ऊपर से ही शुरू कर रहा हूँ। अदरवाइज जो भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं इन्हें हमेशा क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए और उसके बाद केस पे आना चाहिए। होता क्या है, एक केस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो सकते हैं, तो अगर हम डायरेक्टली केस से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद केस पढ़िए, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि किस तरह से क्या चीज़ पूछी गई है, उसी जगह आपका दिमाग चले। तो दूसरे क्वेश्चन में यह है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? जस्टिफाई योर आंसर। देखते हैं। TV Limited is facing a lot of problems these days. It manufactures electronic goods like washing machines, microwave ovens, refrigerators, and air conditioners. The company's margins are under pressure and the profits are declining. Marketing department blames production department for producing goods which are not of good quality to meet customers' expectations. The finance department blames both production and marketing departments for declining return on investment and bad marketing. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी, अब इसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है कि अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं बना रहे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उन दोनों ही प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को ब्लेम कर रहा है। यानी आपस में ये सभी एक मत नहीं हो पा रहे, यानी सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कौन सी क्वालिटी मैनेजमेंट की लैकिंग होगी? यहाँ पे जो क्वालिटी मैनेजमेंट की लैकिंग है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता तो इन सब के एफर्ट्स इंटीग्रेटेड रहते, और उस केस में ये ब्लेम वाला गेम नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के फिर हमें इंपॉर्टेंस बताने। तो इंपॉर्टेंस डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, जो हमें पता भी है कि भाई इट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, और अगर हम बात करें इट यूनिफाइज द एफर्ट्स, इट रिकॉन्सिल डिफरेंसेस इन अप्रोचेस, और फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन वगैरह, वो सब हम लोग इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो केस है, क्वेश्चन क्या है? इज द मैनेजमेंट ऑफ एसएसआर लिमिटेड फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स? जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग रीजंस। देखते हैं। एसएसआर लिमिटेड इज ए कंपनी प्रोड्यूसिंग आईटी सर्विसेज। पहली चीज़ तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उससे बताना हमें। तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पहले से ही जानते, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखते हैं क्या। So SSR Limited is a company producing IT services. The company's profits are enough for survival and growth. The management of the company believes that a satisfied employee creates a satisfied customer, who in turn creates profits that lead to satisfied shareholders. Okay, so it pays competitive salaries and perks to its employees. All the
employees are happy working in organization because of personal growth and development. The company has strong sense of social responsibility. It has set up an engineering college in which 1/3 of the students are girls to whom company gives 50% स्कॉलरशिप. तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कि हो क्या रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो रहे हैं जो उनके सर्वाइवल ग्रोथ में काम आ रहे हैं, और कंपनी ये मानती है कि जो एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो अच्छे वो अपने अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से प्रॉफिट होगा. तो ये उसके लिए कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स की भी बात की है, यानी उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो रहे हैं. देन वो जो शेयर होल्डर्स जो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छी सैलरी और पर्क्स इंसेंटिव्स वगैरह सब दे रही है, तो उससे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो रहे हैं. और साथ साथ में ये जो लास्ट लाइन है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कर रही है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है और उसमें 1/3 स्टूडेंट गर्ल्स है और उन्हें 50% स्कॉलरशिप दे रही है, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहे हैं. तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं. तो इन्हीं लाइन्स को हम लोग रेफरेंस देते हुए हम लोग इसका आंसर देंगे, जस्टिफाई करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है शुरू, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और उसके 3 फीचर्स देने हैं. तो कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले क्या है. तो अब केस पे आता हूँ मैं. द मैनेजमेंट ऑफ MSS लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव्स दैट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. दिस रिक्वायर्स teamwork and integration of efforts of all individuals, departments and specialists. This is because all individuals and departments depend on each other for information and resources to perform their respective activities. Managers need to reconcile differences in approach, timing, effort or interest. At the same time, it should enable all its members to grow and develop. Thus, there is need to harmonize individual goals and organizational goals. So basically यहाँ पे बात हो रही है कि एक टीम वर्क और इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स होना चाहिए हर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट के अंदर, ताकि उसकी सारी एक्टिविटीज़ ढंग से हो सके और जो उनके डिफरेंसेस हैं उन्हें भी रिकॉन्साइल किया जा सके. अब बच्चों मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेक्निक का ये बताता हूँ कि जो 12th की केस स्टडीज़ है वो 12th की केस स्टडीज़ में आप एक्सप्लेनेशन से समझ जाएंगे और वो इम्पॉर्टेंट भी है. आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप केस नहीं कर सकते, बट साथ साथ में आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि 12th की केस स्टडीज़ जो आती है वो मोस्टली NCERT पे बेस्ड होती है और उसमें जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स या एग्जैक्ट इसी तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ लिए जाते हैं जैसे NCERT की बुक में दिए होते हैं, और उनसे आपको केस आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है. जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जब कोऑर्डिनेशन टॉपिक पढ़ाया था तब आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे और वही कीवर्ड्स हम यहाँ नोट करेंगे. यहाँ क्या बात कर रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स की बात कर रखी है. देन यहाँ पे बात कर रखी है रिकॉन्साइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट और इंटरेस्ट. देन यहाँ पे हमारे एक और बात कर रखी है कि हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. आप जो भी बुक रेफर करते हैं NCERT या कोई भी बुक, सबका बेस NCERT है, तो आप देखिए ये कीवर्ड्स आपको एज इट इज़ मिलते हैं. और कौन से कॉन्सेप्ट की बात होती है यहाँ पे बात हो रही है कोऑर्डिनेशन की, यानी कोऑर्डिनेशन ही वो चीज़ है जिसके कारण इंटीग्रेट होते हैं एफर्ट्स, जिसके कारण रिकॉन्साइल होती है डिफरेंसेस इन अप्रोच, जिसके कारण हार्मोनाइज होते हैं इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात की गई है वो है कोऑर्डिनेशन और उसके 3 फीचर्स हमें बताने. बच्चों यहाँ पे मैंने वैसे केस स्टडीज़ बहुत सारी बन सकती है, बट कुछ सेलेक्टेड केस स्टडीज़ लिए और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट केस थोड़ा बड़ा है, 3रे पेज पे जाके हो रहा है ख़त्म. तो क्वेश्चन पे फोकस करते पहले. वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड. तो हमें फीचर्स देखने हैं और उन जिन लाइन्स से वो पता चल रहा है वो लाइन्स भी हमें हाईलाइट करनी है. तो अभी साथ में करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. सबसे पहले अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड्स. कंसिडरिंग द कास्ट that the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations. After completing their masters in business management, both of them take up a job at managerial level in different organizations as per their individual areas of interest. अब देखिए पहले यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक लाइन है यहाँ पे, वो लाइन ऐसी है कि कंसिडरिंग द कास्ट दैट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ कॉमन होती है. यहाँ से हमें ये जो फीचर पता चलता है
वो फीचर हमें पता चलता है परवेजिव, मैनेजमेंट इज परवेजिव, इसी लाइन से हमें पता चलता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है, बोथ ऑफ देम टेक अप ए जॉब एट मैनेजरियल लेवल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज पर देयर इंडिविजुअल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। अंजू टेल्स अप a marketing job in a retail company and strives to increase sales, whereas Manju joins an NGO and works diligently to realize its objectives related to providing employment to specially abled persons. Both of them have to perform a series of continuous and composite and but separate functions. यानी अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो फीचर्स इस लाइन से हमें पता चलेंगे। वो दो फीचर्स क्या हैं बच्चों? वो दो फीचर्स, एक तो मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस, दूसरी चीज़ अलग अलग टाइप के फंक्शंस करने पड़ रहे हैं, यानी और वो सब लगे हुए भी अलग अलग जगह। तो यानी यहाँ पे होगा मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। देन ऑन सम डेज अंजू स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग ए फ्यूचर डिस्प्ले लेआउट एंड ऑन अदर डेज शी में स्पेंड टाइम इन सॉर्टिंग आउट एन एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी वही बात हो रखी है। बोथ अंजू एंड मंजू मेक्स कॉन्शियस एफर्ट्स to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals with different needs who work under them। यानी सभी में एक टीम स्पिरिट डेवलप कर रहे हैं और अलग अलग इंडिविजुअल्स जो उनके अंदर काम कर रहे हैं। यानी ये जो चीज़ होगी ये होगी मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे होगा मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। देन the effect of their management is noticeable in their respective departments as the targets are met according to plans, employees are happy and satisfied and there is orderliness in its functions rather than chaos। यहाँ पे ढंग से देखना बच्चों क्या लिखा है, द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, यानी मैनेजमेंट का इफेक्ट नोटिसेबल है। और वो नोटिसेबल कैसे है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भाई एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं और ऑर्डरलीनेस, अच्छे से काम हो रहा है, केओस कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है, उसका इफेक्ट हमें विजिबल है। ये होगा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। यहाँ पे फीचर होगा हमारा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। हमने पता भी था कि भाई मैनेजमेंट तो देखा छुआ नहीं जा सकता बट उसकी प्रेजेंस एब्सेंस को फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डरलीनेस को देखकर उसकी मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ओके, तो नेक्स्ट केस पे आते हैं बच्चों। ये छोटा ही केस है तो इससे डायरेक्ट मैं पढ़ता हूँ। इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, चॉक्स इन लाइब्रेरी एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स इन स्टाफ रूम, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर एंड व्हाई। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है? यहाँ पे बात है स्कूल में आपने देखा कि बुक्स ऑफिस में रख रहे हैं, चॉक्स लाइब्रेरी में रख रहे हैं और ऑफिस रिकॉर्ड्स स्टाफ रूम में। यानी जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वो वहाँ नहीं रख रहे। ठीक है, यानी बुक्स लाइब्रेरी में रखनी चाहिए, चॉक स्टाफ रूम में रखनी चाहिए और ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑफिस में, तो वो उनकी बजाय सब इधर उधर रखा हुआ है। यानी कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पे नहीं है। तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट होता है? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वायलेट होता है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो कहता है कि देयर मस्ट बी राइट प्लेस फॉर मैन एंड मटेरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस है एक्सप्लेन ब्रीफली। पहले तो क्या है क्वेश्चन, कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट। ओके, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द क्वेश्चन। क्या प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन को ब्लेम कर सकता है? देखते हैं पहले क्या कैसा केस है। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी आस्क्ड द फोरमैन टू अचीव ए टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर्स पर डे। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने फोरमैन को कहा, टारगेट दिया 200 स्कूटर्स पर डे का टारगेट प्रोडक्शन करने का। बट ही डिड नॉट गिव हिम ऑथोरिटी ऑफ रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट। ओके, यानी उसने टूल्स मटेरियल्स अरेंज करने की स्टोर डिपार्टमेंट से उसकी अथॉरिटी फोरमैन को नहीं दी। अब उसने बेसिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी 200 स्कूटर बनाने की, लेकिन उससे रिलेटेड जो नेसेसरी टूल्स मटेरियल्स अरेंज करने की अथॉरिटी है वो नहीं दी। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी और अथॉरिटी कम दी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो फोरमैन पे ब्लेम नहीं लगा सकता अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो। इसका रीज़न है प्रिंसिपल ऑफ, अगर हम बात करें ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जानते हैं क्या होता है कि देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं होता तो फिर काम ढंग से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है,
विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड, सॉरी ऊपर है क्वेश्चन, देखते हैं. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इन द केस. केस देखते हैं क्या है. Kanika and Priyanka are typists in a company having same educational qualifications. Kanika is getting rupees 16,000 per month and Priyanka rupees 10,000 per month as salary for same working hours. मतलब कनिका और प्रियंका दोनों सेम पोजीशन पे काम कर रही है और सेम वर्किंग आवर्स पे काम भी करती है, लेकिन फिर भी कनिका को 16,000 सैलरी और प्रियंका को 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है. यानी हो क्या रहा है, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट होता है वो कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे वायलेट होता है. नेक्स्ट देखते हैं. ऋषभ, ए मैनेजर, वेरी ऑफन स्पीक्स टू पीपल एट ऑल लेवल्स, पासिंग ऑन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हिज डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द अदर डिपार्टमेंट्स. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऋषभ जो है वो सारे ही लेवल्स के लोगों से बात कर रहा है, इंस्ट्रक्शन अपने डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट सभी को दे रहा है. यानी यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर ओवरलुक होता है तो आप देखिए कोई भी चेन में कम्युनिकेशन नहीं, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं बना हुआ. यहाँ पे जो वायलेट होता है वो प्रिंसिपल है स्केलर चेन. स्केलर चेन प्रिंसिपल वायलेट होता है. बच्चों आप पहले एक बार इसको ढंग से पढ़िएगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए उसके बाद वापस केस पे आइएगा तो जल्दी समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड इन द केस. कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ओके कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा, देखते हैं. द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एमपी लिमिटेड instructs a salesman to go slow in selling the product, whereas the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. यानी प्रोडक्शन मैनेजर जो है एमपी लिमिटेड का वो कह रहा है सेल्समैन को कि आप धीरे धीरे प्रोडक्ट बेचो, और मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कह रहा है कि फास्ट सेलिंग करो. यानी हो क्या रहा है, एक ही जो सेल्समैन है उसको दो अलग अलग लोगों से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं. यानी उसे एक से नहीं दो बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं. बॉसेस हो सकते हैं बट उसको पर्टिकुलर एक बॉस से मिलने चाहिए, तो उसे दो अलग अलग बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वायलेट होता है वो प्रिंसिपल हमारा कौन सा होता है, यूनिटी ऑफ कमांड. यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा वायलेट होता है यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट केस पे आते हैं. नेक्स्ट केस में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. नेम द प्रिंसिपल वायलेटेड इन दिस सिचुएशन. यहाँ पे भी प्रिंसिपल की बात है, देखते हैं. द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट दैट वर्कर्स विल डू ओवर टाइम टू कवर अप लॉसेस ऑफ द कंपनी. तो मैनेजमेंट और वर्कर्स ने एक एग्रीमेंट किया कि ओवर टाइम करेंगे वर्कर्स ताकि लॉसेस कंपनी के जो हैं वो कवर अप हो जाए. इन रिटर्न मैनेजर विल इंक्रीज द वेजेस, और बदले में मैनेजर क्या करेगा, उनकी तनख्वाह बढ़ा देगा. बट मैनेजमेंट लेटर रिफ्यूज टू इंक्रीज द वेजेस. लेकिन मैनेजमेंट ने बाद में मना कर दिया वेजेस बढ़ाने से. तो यानी हुआ क्या कि भाई एक एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में कि वर्कर्स ओवर टाइम करें और मैनेजमेंट उनकी तनख्वाह बढ़ाए. और हुआ क्या, वर्कर्स ने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या अपना कमिटमेंट फुलफिल किया, नहीं किया. मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट रिफ्यूज टू इंक्रीज द वेजेस, यानी नॉट फुलफिलिंग द कमिटमेंट अपना फुलफिल नहीं किया. तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वायलेट होता है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यहाँ पे वायलेट हो रहा है. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है नेम द प्रिंसिपल रिलेटेड टू दिस सिचुएशन. देखते हैं क्या. In PS Limited, an employee has objective of maximizing his salary, but the organizational objective is to maximize output at competitive cost. There was some dispute on this for a while. Eventually, organization's interest was given priority over employees' interest. Okay. तो हो क्या रहा है कि PS Limited जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मतलब एक एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि अपने सैलरी मैक्सिमाइज़ करनी है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अपना आउटपुट मैक्सिमाइज़ करना. अब हुआ क्या कि
ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी गई एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के ऊपर, यानी पहले आप अचीव करोगे, आउटपुट मैक्सिमाइज करोगे, उसके बाद ही कॉम्पिटिटिव सैलरी या सैलरी मैक्सिमाइजेशन की बात होगी। यानी पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और उसके बाद एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट नॉट सुपरसीड जनरल इंटरेस्ट, यानी पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ का पर्सनल इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइंस। ओके, और फिर वायलेट कौन से हो रहे हैं वो भी बताने, यानी प्रिंसिपल्स अप्लाइड कौन से हो रहे हैं और वायलेट कौन से हो रहे हैं वो बताने। केस थोड़ा बड़ा है, अच्छे से फोकस करके पढ़ना। राधिका opens a jewelry showroom in Jaipur. After completing a course in jewelry designing, she has employed 11 persons in her showroom. For greater productivity, she divides the work into small tasks and each employee is trained to perform his or her specialized job. तो बच्चों देखिए, उसने अपनी ज्वेलरी शोरूम खोला और 11 लोगों को अपॉइंट किया और कर क्या रही है, शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज और हर स्पेशलाइज्ड जॉब। यानी यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, द सेल्स पर्सन्स आर अलाउड टू क्लोज ए डील with a buyer by giving maximum of 10% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Radhika as the final authority. यानी हो क्या रहा है, सेल्स पर्सन्स को मैक्सिमम 10% डिस्काउंट देना तक की पावर तो दे रखी है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्काउंट अगर देना है तो फाइनल अथॉरिटी राधिका के पास है। यानी कुछ पावर डिसेंट्रलाइज्ड है और कुछ पावर सेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक और फॉलो हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Then next है, in the earlier days of starting the business, 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them special incentive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded cash bonus to each of these employees to honor her commitment. यानी हुआ क्या, जब उसने शुरू में स्टार्ट किया था बिजनेस तो 5 एम्प्लॉयज़ को पूछा था, बोला था कि भाई एक्स्ट्रा काम करो और आपको स्पेशल इंसेंटिव देंगे, और बाद में 6 महीने बाद स्पेशल इंसेंटिव दिए भी एम्प्लॉयज़ को, अपनी कमिटमेंट फुलफिल की। यानी यहाँ पे अपनी कमिटमेंट फुलफिल की है। तो एक और प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आगे देखते हैं, हाउएवर व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग हर एम्प्लॉयज़ शी टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टूवर्ड्स हर फीमेल एम्प्लॉयज़। यानी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट सेटल करना होता है तो वो थोड़ा सा पक्षपाती होती है और फीमेल एम्प्लॉयज़ का पक्ष लेती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है वो प्रिंसिपल हो रहा है इक्विटी। इक्विटी वायलेट हो रहा है। उसके अलावा डिसिप्लिन ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और डिसिप्लिन, ये तीनों फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट केस भी थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे देखते हैं। स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल एंड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबव। यहाँ पे एक प्रिंसिपल की बात करिए, हम लोग जितने हम ढूंढ सकते हैं उतने सारे ढूंढने की कोशिश करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं बच्चों, ये जो केस है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और आपको ये जो भी मैंने केसेस लिए हैं ये ईजिली ये मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये सीबीएसई के ही पुराने पेपर्स, सैम्पल पेपर्स और एनसीईआरटी मटेरियल्स वगैरह सब उन्हीं का के केसेस हैं। तो देखते हैं क्या। नूतन टिफ़िन बॉक्स सर्विस वॉज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालाज। डब्बावालाज आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है। द डब्बावालाज हु आर सोल ऑफ एंटायर मुंबई एम टू प्रोवाइड prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all office goers at right time and place. The service is uninterrupted even on the days of bad weather, political unrest and social disturbances. यानी डब्बावालाज मुंबई के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग
घर का बना हुआ खाना घर से टिफ़िन उठाते हैं और ऑफिस या और भी कई जगह जहाँ पे भी पहुँचाना है वहाँ तक ये पहुँचाते हैं। बेसिकली ये खुद खाना नहीं बना रहे, ये घर से उठा रहे हैं आपका टिफ़िन, होममेड टिफ़िन, और उसे आपके ऑफिस तक पहुँचा रहे हैं। और साथ साथ में इन बहुत फेमस हैं ये, क्योंकि इन्होंने 6 सिग्मा भी अचीव किया है, यानी ये 99.9996% ये इनको सक्सेस मिलती है। ये काफ़ी एकदम राइट टाइम प्लेस पे होते हैं, गलती के चांस बहुत कम है इनके, और बैड वेदर हो कैसा भी कुछ भी हो ये हमेशा टाइम पे अपना टिफ़िन पहुंचाते हैं और एकदम राइट पर्सन को पहुंचाते हैं। इनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जिसमें डब्बा वाला जो हेड है उन्होंने ये कहा था कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, अगर लोकल ट्रेन जब तक है तब तक डब्बा वाला का काम नहीं रुकता। हाँ, अगर लोकल ट्रेन बंद हो तो डब्बा वाला का काम रुकना पॉसिबल है, क्योंकि लोकल ट्रेन्स में ये सफ़र करते हैं, काफ़ी एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। तो ये है डब्बा वाला की थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब यहाँ पे बात है कि सर्विस अनइंटरप्टेड है। रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थ्रू देयर वेबसाइट mydabbawalas.com. Owing to their tremendous popularity amongst the happy and satisfied customers and members, the Dabbawalas were invited as guest lecturers by top business schools. ये भी सच है बच्चों, बड़े बड़े MBA कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल्स वगैरह इनको गेस्ट लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं। द डब्बावालाज ऑपरेट इन ए ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल अलॉन्ग विद ए ग्रुप लीडर, यानी एक ग्रुप लीडर के साथ साथ मतलब 25 से 30 लोग एक ग्रुप में होते हैं। यानी यहाँ से जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है वो ये है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। देन ईच ग्रुप्स टीम अप विद अदर ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिलीवर टिफिन ऑन टाइम, यानी एस्पिरिट डिकॉप्स, टीम स्पिरिट भी है इनके अंदर। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस एज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेसेस ऑफ देयर कस्टमर्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्हें अपने कस्टमर्स का एड्रेस रिमेंबर करना होता है, तो इसलिए एक डब्बा वाला को जिस एरिया में अपॉइंट करा उसको इजीली उसका एरिया चेंज नहीं करते वो लोग। तो यानी यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देन दे फॉलो सर्टेन रूल्स while doing trade, no alcohol during working hours, no leave without permission, wearing of white cap and carrying ID cards during business hours। यानी डिसिप्लिन पूरी तरह से अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कोई अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा, वर्किंग आवर्स में कोई बिना परमिशन के छुट्टी नहीं लेगा, वाइट कैप्स जो मराठी लोग पहनते हैं उस तरह की टोपी पहनते हैं, और आईडी कार्ड्स भी कैरी करेंगे। देन रिसेंटली ऑन द सजेशन ऑफ ए फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, the Dabbawalas thought out and executed a plan of providing food left by customers to slum children। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन द सजेशन ऑफ ए फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, यानी डब्बावालास की टीम के ही लोगों के सजेशन पे, यानी ये सजेशन ले रहे हैं अपने फेलो मैन से, अपने वर्कर्स से। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई होता है। इनिशिएटिव पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया भी था सजेशंस लेना। तो उन्होंने सजेशन पे क्या प्लान एग्जीक्यूट किया कि भाई जो खाना बच जाएगा वो हम स्लम के बच्चों को देंगे। और आप जानते भी हैं मुंबई में तो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी। दे हैव इंस्ट्रक्टेड देयर कस्टमर्स टू प्लेस रेड स्टिकर इफ फूड इज लेफ्ट इन द टिफिन टू बी फेड टू पुअर चिल्ड्रन लेटर। यानी उन्होंने अपने कस्टमर्स को कहा कि क्या करें, आपके अगर खाना बच जाए तो आप एक रेड स्टिकर अपने टिफ़िन पे प्लेस कर दें, ताकि उस जो टिफ़िन है उसमें से खाना गरीब बच्चों को दिया जा सके। बहुत अच्छा सोशल कॉज करा है इन्होंने, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल हमारे आ रहे हैं जो अभी हमने देखे। वापस मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हमारा जो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हम लोग बोल सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे हमने देखा था प्रिंस की फ्रीक्वेंट बेसिस पे इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ लिखा है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं यानी डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेटेड फेलोमैन के सजेशंस माने जा रहे हैं, तो यानी यहाँ पे इनिशिएटिव भी था। ओके, और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आई है वो है मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करें नॉन सोशल, तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट ऋतिक हैज टू प्लान्स टू अप्लाई इन हिज बिजनेस। यानी यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात है। देखते हैं क्या है।
Ritik is desirous of setting up a small factory to manufacture different kinds of eco-friendly packaging materials. He proposes to adopt a logical approach to his business rather than hit and trial method. यानी ये क्या करना चाह रहा है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स बनाना चाह रहा है और उसके लिए ये क्या करता है, ये लॉजिकल अप्रोच अपनाता है बजाय हिट एंड मिस मेथड के, हिट एंड ट्रायल मेथड के, एज ही नोज दैट दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटेरियल्स. तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी लॉजिकल अप्रोच अपनाना बजाय हिट एंड मिस मेथड के. ही प्लान्स टू एडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. बच्चों मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब अपने वर्कर्स से एकदम सजेशन वगैरह लेना, उनका पूरा ध्यान रखना. इन प्रैक्टिस टू ऑर्डर एनी काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट दैट में इमर्ज बिटवीन हिम एंड वर्कर्स. यानी ये मैनेजर है खुद, तो इसके और वर्कर्स के बीच में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपनाता है, वर्कर्स का ध्यान रखता है, उनसे सजेशन वगैरह लेता है. तो यहाँ पे होगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. देन moreover he plans to seek the opinion of his workers before taking any important decisions and also offers incentives to them for providing valuable suggestions for their business. यानी ये क्या कर रहा है, साथ साथ में वर्कर्स से ओपिनियन भी ले रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए उन्हें शामिल कर रहा है उसमें, और फिर अच्छे सजेशन देने पर इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवा रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. तो ये तीनों प्रिंसिपल यहाँ पे आ रहे हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके, नेक्स्ट केस जो है उसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी विच हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस बाय गौरिका. ओके, अलग अलग टेक्निक देखने हैं जो गौरिका ने प्रैक्टिस में अप्लाई किए. देखते हैं. गौरिका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑर्गेनाइजर for a week-long cultural event. Being a staunch follower of scientific management, she decides to execute her work by putting into practice various techniques of scientific management. On the basis of several observations, she is able to determine the standard time by taken by the security officer at the gate to check the credentials of each visitor is 30 seconds. यानी इसने क्या करा, अपनी ऑब्जर्वेशन से ये तो पता लगाया कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को एक विजिटर के क्रेडेंशियल्स चेक करने में 30 सेकंड्स लगते हैं. तो यहाँ पे उसने जो पुट की है साइंटिफिक टेक्निक वो है टाइम स्टडी. सो शी डिसाइड्स टू एम्प्लॉय 2 persons ऑन दिस जॉब फॉर एवरी फंक्शन along with the other necessary support staff. She considers the fact that every day the functions will take place in 3 shifts of 4 hours each. Therefore it is important to give breaks, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, therefore it is important to give breaks to the support staff even in a single shift to take his or her lunch etc. यानी ब्रेक्स देने के लिए इसने पता लगाया कि भाई ज़रूरी है इतना ब्रेक देने पड़ेंगे और 4 शिफ्टों में काम होगा. तो यहाँ पे होगा fatigue study. Moreover, on introspection, she determines the best way to distribute refreshment boxes to the visitors will be to hand it over to them at the exit gate, as it would help to save time and eliminate any kind of confusion. यानी यहाँ पे एक और चीज़ ने पता गया कि भाई अगर रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस जो हैं हमें विजिटर्स को देने हैं तो वो रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस के एग्ज़िट गेट पे दे देंगे ताकि एक तो टाइम भी बचे और कोई कन्फ्यूज़न भी ना हो. यानी यहाँ पे होगा मेथड स्टडी. तो यहाँ पे 3 जो इसने जो ऑर्गेनाइज़ किया कल्चरल इवेंट उसमें 3 साइंटिफिक टेक्निक्स फॉलो की है. पहली हमारी थी टाइम स्टडी, दूसरी फैटिग स्टडी और तीसरी हमारी थी मेथड स्टडी. ओके, देन 18th क्वेश्चन पढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है आज का. आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय SBPL. देखते हैं क्या है. SBPL is a company dealing in stationery items. In order to establish standard of excellence and quality in materials and in the performance of men and machines, the company adheres to benchmarks during production. यानी ये स्टैंडर्ड सेट करती है परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स के और क्वालिटी वगैरह के. और फिर साथ साथ में क्या है, मोर ओवर इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस, देयर बाय एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट. और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा वेराइटीज, साइजेस और डायमेंशंस नहीं निकालते, बहुत लिमिटेड वेराइटीज, साइजेस निकालते हैं. यानी मैंने पहले भी बताया था, एलिमिनेटिंग वेस्टफुल प्रोडक्ट लाइन या अनप्रोडक्टिव प्रोडक्ट लाइन, यानी ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट की बजाय कुछ प्रोडक्ट निकालो लेकिन उन पे अच्छे से काम करो. तो यहाँ पे जो टेक्निक फॉलो हो रही है बच्चों वो हो रही है
स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे जो टेक्निक है हमारी वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो बच्चों आज के केस में इतना ही, हमने 2 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए थे। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी का वीडियो आएगा कल, उसमें हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर